सभी को नमस्कार। जय जय कृष्ण चैनल के प्रस्तुतकर्ता जय कृष्ण त्रिपाठी आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं छायावादी कवि। छायावादी कवि के बारे में हम चर्चा करते हैं, इससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि छायावाद क्या है। सीधे हिंदी साहित्य के संदर्भ में बात करते हैं। छायावाद हिंदी साहित्य, खासकर कविता साहित्य के इतिहास में 1918 से 1936 के मध्य का समय माना जाता है। विभिन्न विद्वानों के मतों के अनुसार छायावाद का विकास अलग अलग तरीके से हुआ, परंतु यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि छायावाद स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की विकसित अवस्था है। पहले घनानंद से लेकर फिर दूसरे श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे से लेकर पंत प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा तक की ये जो परंपरा है, ये छायावाद का विकास है। विद्यार्थियों और दर्शकों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। परीक्षा उपयोगी सारी जानकारी होगी। बीए, एमए के विद्यार्थी इससे अवश्य लाभ ले पाएंगे और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इससे लाभ लेंगे। मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है छायावाद के बारे में। छायावाद क्यों कहा गया, तो मैं एक लाइन में आपको बता देता हूं, इससे आपको पूरी समझ में आ जाएगा। हिंदी कविता में वस्तु वर्णन के स्थान पर कोमल मधुर अनुभूतियां, सुंदर शब्द संयोजन, प्रकृति के प्रति अंतर्दृष्टि, नवीन छंद, मुक्त छंद, जब ये प्रवृत्तियां दिखाई देने लगी, ऐसा काल छायावाद कहलाया। और हम बात करें तो यहां पर अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र्य, छंद मुक्ति आदि की प्रवृत्तियां भी दिखाई। इन सब के बारे में हम छायावाद नाम के अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं कि छायावादी कवि कौन किसको मानता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। वे मुकुटधर पांडे जी को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। उनकी रचनाओं में छायावाद के लक्षण श्री शुक्ल जी को दिखाई दिए। अलग अलग आलोचक अलग अलग कवियों को छायावाद का जनक मानते हैं। इस चर्चा में न पढ़कर हम मुख्यतः छायावादी कवियों के परिचय पर चर्चा करेंगे, उनके परिचय पर ध्यान देंगे। आगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी, ये छायावाद की चतुर्थय कहलाती है, चौकड़ी कहलाती है। ये प्रमुख कवि। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जय शंकर प्रसाद जी पर। जयशंकर प्रसाद जी कविता के क्षेत्र में छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ हैं। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानियां आदि सभी विधाओं में लिखा है और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। परंतु कविता के क्षेत्र में ये छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इनकी रचनाएं हम इस प्रकार देखेंगे। आइए जानते हैं इनकी रचनाएं क्या है। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक आदि।
जयशंकर प्रसाद जी की विशेषता है कि इनका साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य है। छायावादी कविता में इन्होंने अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य युक्त सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता यह दर्शाई है। यही इनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में इनकी विशेष रुचि थी और यह रुचि उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। चित्राधार भी इनकी रचना है। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, करुणालय। परंतु छायावाद के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो छायावादी जो प्रवृत्तियां हैं, छायावादी विशेषताएं, इनके काव्य संग्रह झरना, ये आपकी स्क्रीन पर है, झरना नामक काव्य संग्रह में छायावादी तत्व दिखाई देने लगते हैं। पहले संस्करण में कम है, जब 1919 का संस्करण प्रारंभ हुआ, प्रकाशित हुआ, उसमें छायावादी तत्व कम है, परंतु जब 1927 में झरना का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ, उसमें छायावाद के तत्व अधिक दिखाई देते हैं। आंसू, लहर और कामायनी, ये जो चार रचनाएं हैं, ये रचनाएं ही छायावादी रचनाएं कही जा सकती। 1935 में जो कामायनी लिखी गई, यह एक महाकाव्य है और छायावाद का एक प्रमुख काव्य संग्रह है। इस तरह से जयशंकर प्रसाद अपनी कविताओं में कोमलता, माधुर्य, ओज की शक्ति के साथ प्रतिष्ठित हुए। आइए हम जानते हैं अन्य कवि के बारे में। अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इनका मूल नाम गोसाई दत्त पंत था। इनके लिए एक उपाधि की जाती है, प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है इन्हें, और गोसाई दत्त पंत इनका नाम था। आइए जानते हैं कि इनकी रचनाओं में क्या विशेषता है, क्या क्या रचनाएं हैं। क्यों कहते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि? क्योंकि इन्होंने प्रकृति के बहुत ही सुंदर शब्द चित्र खींचे हैं। इनकी भाषा में खड़ी बोली के साथ साथ ब्रिज व फारसी भाषा का समाहार है। इनकी कविताओं में छायावादी कविताओं के अलावा प्रगतिवादी और प्रयोगवादी तत्व भी पाए जाते हैं। आइए हम रचना देखते हैं तो हमें समझ में आएगा। वीणा, ये छायावादी कविता है, 1919 में प्रकाशित हुई। ग्रंथि 1920, पल्लव 1926। पल्लव की भूमिका को यहां मैं एक बात ध्यान देने योग्य बताता हूं। इसमें जो भूमिका लिखी गई, इसकी जो भूमिका है उसको छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पल्लव के बाद की रचना है गुंजन और युगांत। यहां एक फिर ध्यान देने योग्य है कि युगांत से उन्होंने छायावादी कविताओं के अंत की घोषणा कर दी और इनकी काव्य में प्रगतिवादी तत्व उभर कर सामने आए, जिसमें युगवाणी प्रमुख है, ग्राम्या, और इसके बाद वे अरविंद दर्शन की ओर प्रभावित हुए और स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, युगपथ, चिदंबरा आदि रचनाएं प्रकाशित हुई। हमने सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य को जाना। इन्होंने बहुत ही पुरस्कार जीते हैं। भारत में हिंदी साहित्य में
बहुत ही बड़े कवि कहे जाते हैं। आइए हम अगले कवि के बारे में चर्चा करें। वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 से 1961 में इनकी मृत्यु हुई। निराला जी की रचनाओं के बारे में जानते हैं। ये है सब निराला जी की रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत हैं। निराला जी की रचनाओं की विशेषता अगर हम देखें तो इनकी रचनाओं में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र दिखता है। इन्होंने कविता के भाव व शिल्प के क्षेत्र में प्रयोग भी किए हैं। मुक्त छंद का प्रयोग इनकी ही देन मानी जाती है। मानवतावादी दृष्टिकोण तथा बुद्धि की प्रधानता इनके कार्य की विशेषता है। इनके रचनाओं में आप देखिए बहुत सारी रचनाएं हैं। उनमें से मैं छायावादी कविताओं में देखते हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली और भी रचनाएं हैं। अपरा। इनकी लंबी रचनाएं भी बहुत फेमस हुई, बहुत प्रसिद्ध हुई। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति जो कि इन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु के उपरांत लिखी थी। बादल राग ये एक छायावादी तत्व लिए हुए कविता है। और तुलसीदास ये एक प्रबंध काव्य है। तो आपने देखा कि निराला जी ने प्रयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और साथ ही साथ छायावादी तत्व लेकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनके बारे में एक लाइन और बताना चाहूंगा कि अधिकांश आलोचक प्रगतिवादी और नई कविता के तत्व भी इनकी कविताओं में देखते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वह है महादेवी वर्मा। ये कवयित्री हैं। 1907 में जन्म हुआ और 1987 में देहावसान हुआ। अगर हम इनके बारे में कहें तो विरह और कल्पना की कवयित्री कहना इनके लिए सबसे मुनासिब होगा। इनकी कविताओं में रहस्यवाद की सूक्ष्म कोमल भावनाओं और उसका विवेचन मिलता है। इनकी विशिष्ट भाषा शैली, वेदनानुभूति, काव्य में गीतात्मकता, ये सब कविता को और प्रभावी बनाते हैं। कविता के अलावा इन्होंने संस्मरण, रेखा चित्र भी लिखे हैं। इनकी रचनाएं आपकी स्क्रीन पर ये आ रही हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। निहार 1930 में प्रकाशित हुई, रश्मि 1932, नीरजा 1934 और सांध्य गीत 1936। इसके बाद इन सब का एक सम्मिलित संग्रह प्रकाशित हुआ जिसे यामा कहा गया। यामा इन सब का संग्रह है। दीपशिखा और सप्तपर्णा जो कि एक अनुदित काव्य है, इनका स्वयं का नहीं है, अनुदित काव्य है, अनुवाद किया है। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये भी इनके काव्य संग्रह है। यह आपके सामने थी छायावाद की चौकड़ी, जिसे हम जानते हैं प्रमुख स्तंभ कहते हैं छायावाद के। इसके अलावा छायावाद की अगर हम त्रयी के हिसाब से देखें तो छायावाद की वृहत त्रयी में आते हैं प्रसाद जी, निराला जी और पंत जी।
और लघुत्रयी में आते हैं महादेवी वर्मा जी, आपके सामने ये रहे महादेवी वर्मा जी, राम कुमार वर्मा जी और भगवती चरण वर्मा जी। ये छायावाद की लघुत्रयी कहलाते हैं। इनकी रचनाएं भी देख लें। महादेवी जी की रचनाएं हमने पढ़ ली है, समझ ली है। मौन करुणा जो कि राम कुमार वर्मा जी की रचना है, हे ग्राम देवता, विकिरण कण, रजनी बाला, आत्मसमर्पण, ये गजरे तारे वालों, बापू की विदा, आज केत की फूली। अब भगवती चरण वर्मा जी के हैं मधुकण। इसके बाद 2 काव्य संग्रह और निकले, प्रेम संगीत और मानव। इनकी रचनाओं में भी छायावाद के लक्षण दिखाई देते हैं। राम कुमार वर्मा, इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। और भगवती चरण वर्मा उपन्यास, खासकर अपने चित्रलेखा उपन्यास के लिए अधिक जाने जाते हैं। आज हमने छायावाद के कवियों पर चर्चा की। आशा है मैं अपनी तरफ से सही तरह से जानकारियां प्रस्तुत कर पाया। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक सब्सक्राइबर आपके और मेरे बीच भावनात्मक संबंध को बताएंगे और साथ ही साथ मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। जय जय कृष्ण चैनल से जय कृष्ण त्रिपाठी मैं आपसे विदा लेता हूँ।